लेकिन मुझे आप ठीक नहीं लग रहे। रूही उसके मना करने के बावजूद उसके करीब होती, उसके माथे पर हाथ रखती चेक करने लगी, जो बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ था। दूर रहो मुझसे। गाजियान ने गुस्से से उसे खुद से दूर धकेला, लेकिन रूही ने उसकी बात का बुरा नहीं मनाया। उसे इस वक्त गाजियान की टेंशन हो रही थी। वो ऐसी ही थी, हर किसी का एहसास करना, छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाना। और अब भी उसे सिर्फ गाजियान की टेंशन हो रही थी। आपको तो ठंडे पसीने आ रहे हैं, मैं किसी को बुलाकर लाती हूँ। रूही फिक्रमंदी से कहती किचन से बाहर जाने लगी, जब गाजियान ने उसका बाजू अपनी सख्त गिरफ्त में लेते एक झटके से उसे अपने पास खींचा। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, और मेरे लिए ये झूठी हमदर्दी दिखाना बंद करो। गाजियान ने उसे एक जानिब धकेला और किचन से बाहर जाने लगा, जब एक बार फिर उसके कदम लड़खड़ाए। इससे पहले वो फर्श पर गिरता, रूही ने जल्दी से आगे बढ़कर अपने छोटे छोटे हाथों से उस देवनमा आदमी को बमुश्किल संभाला। पहले खुद तो ढंग से खड़े हो जाएं, फिर मुझे धकेलना। रूही ने उसका एक बाजू अपने कंधे पर रखा, जबकि अपना बायां बाजू उसकी कमर के गिर्द रखा और उसे घसीटती हुई किचन से बाहर लाई। वो उसे उसके कमरे में लेकर जा नहीं सकती थी। कहाँ उसका कमरा थर्ड फ्लोर पर था और वो ठहरी नाजुक जान। इसलिए वो उसे अपने कमरे में लेकर जाने लगी। अपने कमरे में लाते वो उसे बेड पर लेटाने लगी थी कि गाजियान के एकदम से बेड पर लेटने से रूही अपना वजन बरकरार नहीं रख पाई और सीधा गाजियान के सीने पर गिरी थी। गाजियान जो आहिस्ता आहिस्ता अपने होश गंवा रहा था, अपने सीने पर नरम गम वजूद के लम्स को महसूस करते बेहोशी के आलम में भी उसका दिल तेज तेज धड़का था। रूही जो उसके सीने का हिस्सा बनी हुई थी, अचानक उसकी तेज धड़कनें महसूस करती सर उठाकर फिक्रमंदी से उसके चेहरे की जानिब देखा। मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं डैड को बुला कर लाती हूँ। रूही कहती उसके सीने से उठने लगी, जब गाजियान ने उसके बाल पकड़ते उसे झटके से दोबारा अपनी जानिब खींचा था। वो उसे बेड पर फेंकता खुद उसके ऊपर झुका। रूही ने हैरानगी से अपनी बड़ी बड़ी आंखें फैलाए उसकी जानिब देखा। खबरदार, किसी को यहाँ बुलाया नहीं, ज़रूरत मुझे किसी की और ना तुम्हारी। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। दबे दबे गुस्से से धारता वो उसके हसीन चेहरे की जानिब देखने लगा, जिससे एक बार फिर उसे घुटन होने लगी। निकल जाओ यहाँ से, आइंदा कभी मेरे सामने मत आना, वरना जान से मार दूंगा। अपने दिल की हालत से परेशान उसने गुस्से से रूही को खुद से दूर धकेला और ऊंधे मुंह बेड पर लेट गया। रूही जो उसकी सुरखुई आंखें देखकर लर्ज उठी थी, उसके दूर धकेलने पर अपने खौफ पर काबू पाती उसके बेहोश पड़े वजूद की जानिब देखने लगी। पता नहीं क्यों, जब भी वो गाजियान को देखती थी, उसकी आंखों में उसे एक वीरानी नजर आती थी। मुकम्मल होकर भी वो उसे कहीं से मुकम्मल नजर नहीं आता था। मुझे क्या, मेरी बला से जो मर्जी करते फिरें। लेकिन जब उसे उसकी ज्यादतियां याद आईं, उसके लिए हमदर्दी कहीं दूर जा सोई। मेरे कमरे से मुझे ही निकाल रहे हैं। अच्छा होता ठंड में उन्हें किचन में ही छोड़ आती। जब ठंड से कुल्फी जमती तब उन्हें पता चलता। अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ सोऊं? रूही ने परेशानी से गाजियान की जानिब देखा, जो उसके पूरे बेड पर फैलकर सो रहा था। नेहा के कमरे में चली जाती हूँ। रूही लाइट बंद करती, अपनी शॉल बेड से उठाती जो गाजियान की टांगों में पड़ी थी, अच्छी तरह अपने गर्द फैलाती, दरवाज़ा अच्छे से बंद करती, नेहा के कमरे में चली गई। रात के अंधेरे को ख़त्म करती हल्की हल्की रोशनी हर सू फैल रही थी। कमरे में होने वाली खटपट से उसकी आंखें खुली। धुंधला हुआ अक्स उसकी आंखों के सामने लहराया। रूही जो फजर की नमाज अदा करने के लिए फ्रेश होने की नीयत से अपने कमरे में आई थी, अपनी कबर्ड से अपनी बड़ी शॉल ढूंढ रही थी। गाजियान ने आंखें मसलते दोबारा खोली तो उसे कबर्ड के पास खड़ा एक वजूद नजर आया। वो फौरन से उठकर बैठा। कौन हो तुम? गाजियान की भारी आवाज कमरे में गूंजी तो रूही जो अपनी शॉल ढूंढ रही थी एकदम से उसकी जानिब पलटी। वो मैं? तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो?
اور تم यहाँ आई कैसे؟ रूही को अपने सामने देख उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचा। रूही जो उससे नरमी से बात कर रही थी, उसके यूं आग बगोला होने पर वो भी गुस्से से बोली, पहली बात, ये आपका नहीं मेरा कमरा है। और दूसरी बात, आप मेरे कमरे में मौजूद हैं, वो भी रात से। रूही ने एहसान जताया। गाजियान ने उसकी बात पर नजरें उससे हटाते कमरे को देखा। उसे देखकर शौक लगा कि वाकई में वो उसका कमरा नहीं था। गाजियान जल्दी से बेड से उतरा। मैं यहाँ कैसे आया? उसे फिलहाल कुछ भी याद नहीं आ रहा था। मैं लाई थी आपको। आप किचन में बेहोश हो गए थे तो मैं आपको अपने कमरे में ले आई। रूही ने इस बार नरमी से बताया। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम मुझे अपने कमरे में क्यों लाई? गाजियान की रगें गुस्से से उभरी, आंखें एक बार फिर सुर्ख हुईं। आपको सर्दी लग जाती वहां। रूही अटकती हुई बोली। उसकी हालत पल में बदलती देख वो एक बार फिर खौफ से लरसी थी। कुछ भी होता मुझे, तुम मुझे अपने रूम में क्यों लाई? तुम इतनी बेवकूफ हो या मेरे सामने पागल बनने की एक्टिंग करती हो? जानती हो, अगर किसी घर वाले ने हम दोनों को एक कमरे में देख लिया तो क्या होगा? वो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? एक लड़की ज़ात होकर तुम ये सब बातें कैसे फरामोश कर सकती हो? गाजियान गुस्से से फटते अपने सर में हाथ चलाता, आंखों में आंसू लिए खड़ी रूही पर एक नज़र डालता दरवाजे की जानिब बढ़ा। हल्का सा दरवाज़ा खोलकर आसपास देखता, वहां से निकलता चला गया। फजर का वक़्त था, अभी सब अपने कमरों में थे। गाजियान रास्ता साफ देखता, सीढ़ियां अबूर करता अपने पोर्शन की जानिब बढ़ गया। पीछे रूही ने अपने बहते आंसू साफ किए। वो मानती थी गलती उसकी थी, लेकिन वो ये बात उसे प्यार से भी तो समझा सकता था। उसने रात उसकी कितनी मदद की थी। गाजियान का रवैया याद करती वो एक बार फिर से रोने लगी और उससे अब कभी भी बात ना करने का अहद करती। हाथ में पकड़ी शॉल अच्छे से खुद पर ओढ़ती नमाज पढ़ने लगी। दिन तेजी से गुजर रहे थे। हैदर भी पहले की निस्बत काफ़ी अच्छा हो गया था। आगा जान ने शादी की डेट भी फाइनल कर दी थी। खान हवेली में एक नहीं बल्कि चार शादियां थीं। आगा जान के हुक्म के मुताबिक हैदर की रोहा के साथ, सिकंदर की नेहा के साथ, अजहान की फारिया के साथ, जबकि गाजियान की रूही के साथ शादी की डेट एक महीने के बाद की रखी गई थी, जबकि निकाह शादी से पहले रखा गया था। गाजियान और रूही की शादी का सुनकर सब ही हैरान हुए थे। गाजियान ने तो बकायदा एतराज़ उठाया था कि उसे ये शादी नहीं करनी, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी थी। बल्कि आगा चांद ने ब्लैकमेल करते उसे मना लिया था और रूही को दिलावर ने समझा बुझा कर इस रिश्ते के लिए राजी करवा लिया था। हान हवेली में निकाह की तैयारियां चल रही थीं। सकीना और रुखसाना मिलकर हवेली के अंदर के मामलात संभाल रही थीं, जबकि सकीना ने रोहा को घन चक्कर बनाया हुआ था। कभी किसी काम का हुक्म देती तो कभी किसी। रोहा बेचारी किसी से क्या शिकायत करती? इस घर में आगाजान के अलावा है कौन था उसकी बात सुनने या समझने वाला? और आगाजान से शिकायत करके वो कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी। ऊपर से उसे अजहान की भी फिक्र हो रही थी। उसकी खामोशी उसे बुरी तरह से परेशान कर रही थी। उसकी बातों से उसे हरगिज़ ये नहीं लगा था वो ऐसे खामोश बैठेगा। रोहा, ये देखो, दिलावर अंकल ने तुम्हारे लिए कितना प्यारा ड्रेस लिया है। नेहा और रूही हाथ में कुछ ड्रेस पकड़े रोहा के कमरे में दाखिल हुई। रोहा जो अपनी सोचों में गुम थी, उनकी आमद पर होश की दुनिया में आई। आपी, ड्रेस प्यारा है ना? रूही ने ड्रेस रोहा के सामने लहराते पूछा। रोहा ने एक नज़र ड्रेस की जानिब देखा। बेबी पिंक कलर की फुल काम वाली मैक्सी, जिस पर गोल्डन बड़े स्टोन का काम हुआ था, बहुत प्यारी लग रही थी। बहुत प्यारी है।
रोहा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने पसंद किए हैं आपके लिए, और ये हम दोनों के ड्रेस हैं। रुखसाना ताई अम्मी ने हमको दोनों को दिए हैं। नेहा की हाफ वाइट मैक्सी थी जिस पर गोल्डन काम हुआ था, और रूही का भी हाफ वाइट ही ड्रेस था। लेकिन रूही की मैक्सी ने नहीं लहंगा था जिस पर गोल्डन काम हुआ था। एक एक करके वो दोनों रोहा को अपने अपने ड्रेस दिखाती, साथ ज्वेलरी भी दिखा रही थीं, जिन्हें रोहा हल्की मुस्कुराहट के साथ देख रही थी। तो खुश देख उन दोनों को हमेशा खुश रहने की दुआ दी थी। आखिर वो दिन भी आ गया जिसका पूरी हवेली को इंतजार था। हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया। निकाह की तकरीब शाम की थी, लेकिन मेहमान सुबह से आना शुरू हो चुके थे। निकाह की तकरीब खान हवेली के बड़े लॉन में रखी गई। खूबसूरत डेकोरेशन के साथ लॉन को सजाया गया था। स्टेज के दरमियान में भारी गुलाब के और मोतिये के फूलों की दीवार बनाई गई थी, जिसकी दाएं जानिब लड़कों के बैठने का इंतज़ाम किया गया था, जबकि बाएं जानिब लड़कियों के बैठने का इंतज़ाम किया गया था। पूरी हवेली में अफरा तफरी मची हुई थी। दुल्हन को तैयार करने के लिए ब्यूटिशियंस घर पर ही बुलाई गई थीं, जो बड़ी महारत से अपना अपना काम कर रही थीं। सरकार, आज खान हवेली में शम्स के चारों पोतों का निकाह है। आदमी सर झुकाए झूले पर बैठे वजूद से मुखातिब हुआ। बहुत खूब। अब जैसा मैंने बोला है बिल्कुल वैसा ही करना। गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आदमी हाँ में सर हिलाता अदब से उसके आगे सर हिलाता वहां से चला गया। शमस खान, तुम्हारी तीनों पोतियों को इस कोठे की जीनत ना बनाया तो मेरा नाम भी वासली बाई नहीं। जिस इज्जत का तुम शहर भर में ढिंढोरा पीटते फिरते हो, उस इज्जत को इस कोठे पर सरेआम नीलाम करूंगी मैं। हकारत से कहती वो इस्तेहजाया मुस्कुराई थी। निकाह का वक्त हो रहा था। मेहमान भी तकरीबन सारे आ गए थे। दूल्हे तैयार हुए, अब बाहर के काम देख रहे थे। सब ने एक जैसी ड्रेसिंग की थी। सब ने वाइट शलवार कमीज के ऊपर वाइट ड्रेस कोट पहन रखे थे। सिकंदर, गाजियान, अजहान तैयार हुए मेहमानों को रिसीव कर रहे थे, जबकि हैदर अभी अपने कमरे में तैयार हो रहा था। फारिया और उसकी फैमिली भी आगा जान के कहने पर सुबह ही आ गए थे। लोगों की गहमा गहमी मजीद बढ़ती जा रही थी। बच्चों के रोने का शोर अब ये सही शादी वाला घर लग रहा था। हैदर जो अब बिल्कुल तैयार आईने के सामने खड़ा खुद पर परफ्यूम छिड़क रहा था, रोहा का नाजुक सरापा याद करता मुस्कुराया। कुछ वक्त और, उसके बाद तुम्हारे उस नाजुक वजूद पर सिर्फ मेरा हक होगा। खुद से सरगोशी करता वो जैसे ही मुड़ा चौंक गया। तुम तुम अभी वो कुछ कहता, किसी ने उसके चेहरे पर रुमाल रखा और कुछ ही देर बाद हैदर उसके कंधे पर झूल गया। सामने वाला वजूद उसके वजूद को अपने कंधे पर डालता खिड़की से लिए उसे बाहर निकल गया। निकाह का वक़्त हो गया था। रुखसाना और सकीना चारों को एक साथ लाती स्टेज की जानिब बढ़ रही थीं। चारों ही अपनी अपनी जगह बहुत खूबसूरत लग रही थीं। फारिया ने लाइट फेरोजी कलर का शरारा और ऊपर शॉर्ट कामदार कमीज जेबतन की हुई थी। बालों को जूड़ा बनाए मेकअप में बहुत खूबसूरत लग रही थी, जबकि उसके मुकाबिल खड़ी नेहा ने हाफ वाइट मैक्सी जेबतन की थी। बालों को जूड़े की शक्ल में पीछे बांधे काम वाला हैवी दुपट्टा सर पर टिकाए वो झंझलाहट का शिकार लग रही थी, जिसे दूर स्टेज पर बैठे सिकंदर ने बखूबी नोट किया था। कहाँ वो घर का सादा दुपट्टा नहीं संभाल पाती और कहाँ इतना हैवी दुपट्टा संभालना। सिकंदर उसकी सिचुएशन को अच्छे से समझ रहा था। अपनी नज़रों से उसका भरपूर जायज़ा लेता उसकी नज़रें उसके चेहरे पर आकर ठहरीं। हर वक्त सिंपल रहने वाली नेहा
तैयार होकर क़यामत ढा रही थीं। पल भर के लिए वो सिकंदर को मबहूत कर गईं कि सिकंदर अपनी पलकें झपकना तक भूल गया। जबकि दूसरी जानिब गाज़ियान और अज़हान का हाल भी उससे अलग नहीं था। लेकिन रोहा को हैदर के नाम का ड्रेस पहने देख उसकी आंखें पल में लहू हुई थीं। उसे उसका सजा संवरा रूप जहर लगा। दिल किया अभी और इसी वक्त वो उसका ड्रेस चेंज करवा दे। लेकिन सबको देखते ज़ब्त किए बैठा रहा। लहंगे में पूरी डूबी वो बिल्कुल गुड़िया लग रही थी। लहंगे का ब्लाउज छोटा और उसका गला बड़ा होने की वजह से पार्लर वाली ने उसकी बैक को दुपट्टे से कवर करते दुपट्टे को उसके दोनों कंधों पर अच्छे से सेट किया था। लेकिन उसका पेट अभी भी बरहना था, जो गाजियान के गुस्से की वजह बना था। उसने पेशानी को मसलते जल्दी से अपना रुख मोड़ा। रुखसाना सकीना ने चारों को लाकर स्टेज पर बिठाया, जबकि फूलों की इतनी भारी दीवार बीच में होने की वजह से वो अपने सामने बैठे अपने दुल्हों को नहीं देख सकती थीं। मौलवी के आने पर रुखसाना और सकीना ने उनके चेहरों पर घूंघट किया। दिलावर और आगा जान कई मर्तबा हैदर का पूछ चुके थे, जिस पर रुखसाना और सकीना का यही कहना था अभी वो अपने कमरे में तैयार हो रहा है। आगा जान को अच्छा खासा उस पर गुस्सा आया था कि वो दूल्हा होकर इतना भी क्या तैयार हो रहा था। जिस पर दिलावर ने एक मुलाजिम को उसे बुलाने भेजा था। सबसे पहले सिकंदर और नेहा का निकाह होना था, फिर अज़खान का, उसके बाद हैदर का और एंड पर गाजियान का। लेकिन अज़हान ने आगा जान से कहकर खुद का निकाह एंड पर रखवाया था। निकाह की रस्म शुरू हो चुकी थी। मौलवी दरमियान में बैठा निकाह की रस्म शुरू कर चुका था। अज़हान भाई का फर्ज निभाता उठकर नेहा के पास आकर उसके कदमों में बैठा और मोहब्बत से उसका हाथ पकड़ा ताकि उसे बाप की कमी महसूस ना हो। सकीना ने भी अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा। नेहा की आंखें पानी से भरने लगीं। बेशक वो रुखसत होकर अपने ही घर आने वाली थी, लेकिन उस पर अब किसी और का हक होने वाला था। जिंदगी पूरी बदलने वाली थी। नेहा मुर्तज़ा खान, वल्द मुर्तज़ा शम्स खान। आपका निकाह सिकंदर सैफ खान, वल्द सैफ शम्स खान के साथ 50 लाख हक महर सिक्का राइजुल वक्त करार पाया गया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? पर्दे के उस पार बैठी मौलवी साहब के अल्फाज सुनकर नेहा की धड़कनें यकदम तेज हुई थीं। वो शुरू से जानती थी सिकंदर ही उसका हमसफर है, लेकिन फिर भी उसका नाजुक दिल आज खुद को उसके हवाले करने से डर रहा था। मौलवी ने दूसरी बार पूछा। अजहान ने उसके हाथ पर दबाव डाला, जिस पर नेहा ने अस्बात में सर हिलाते कहा, कबूल है। एक बार फिर पूछा गया। कबूल है। नेहा की रजामंदी पर सकीना ने झुककर उसके सर पर प्यार किया और अजहान ने भी उसे अपने सीने से लगाया। नेहा से साइन लेते वो लोग सिकंदर की जाने मुतवज्जो हुए। रूही और रोहा ने जोर से नेहा को गले लगाया। यकीनन उनकी हालत नेहा से भी बुरी थी, लेकिन वो अपनी बहन की खुशी में खुश थीं। फारिया ने भी उसे मुबारकबाद दी थी। सिकंदर सैफ खान, वल्द सैफ शम्स खान। आपका निकाह नेहा मुर्तज़ा खान वल्द मुर्तज़ा शम्स खान के साथ 50 लाख हक महर सिक्का राइजुल वक्त करार पाया गया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। लहजा संजीदा था। सिकंदर सैफ खान, वल्द सैफ शम्स खान। आपका निकाह नेहा मुर्तज़ा खान, वल्द मुर्तज़ा शम्स खान के साथ 50 लाख हक महर सिक्का राइजुल वक्त करार पाया गया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। एक बार फिर पूछा गया। कबूल है।
نکاح نامے پر سائن کرتے ہی مبارک کا شور بلند ہوا۔ دلاور سکندر کے گلے مل کر پیچھے ہوئے تو جس ملازم کو انہوں نے حیدر کو لانے بھیجا تھا اس کو اکیلے آتا دیکھ اس کے پاس آئے۔ حیدر کہاں ہے؟ سر، وہ حیدر سر اپنے روم میں نہیں ہے۔ روم میں نہیں ہے؟ کہیں اور دیکھنا تھا۔ سر، میں نے پوری حویلی میں دیکھ لیا ہے، وہ کہیں نہیں ہے۔ دلاور کی پریشانی بڑھی۔ تم باقی ملازموں کو ساتھ لے کر ڈھونڈو، وہ یہیں حویلی میں ہی ہوگا۔ دلاور پریشانی سے ماتھا مسلتے آغا جان کی جانب بڑھا۔ اس نے حیدر اور روحا کے نکاح کی بجائے پہلے روحی اور غازیان کے نکاح کا بولا، جس پر آغا جان نے اس سے ایسا کرنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے انہیں حیدر کی گمشدگی کا بتایا۔ بہت شکریہ جی دوستو آپ سب کا۔ آخر میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو معاف کیجیے گا۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اپنا فیور دینا مت بھولیں۔ اگر آپ اس ناول کا نیکسٹ پارٹ بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک دی ویڈیو بیکاز اٹس ریکویسٹ، کیونکہ آپ تو اپنے ہیں تو اپنوں سے ریکویسٹ جائز۔